नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इटीना स्वदेश। और अगले आधे घंटे में अगर आपके कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं और इसी के अलावा हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच तीनों ही एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दीपेन शाह, रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटी से और इसके अलावा जिगर धर्मशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले कमोडिटी मार्केट पर एक बार चेक ले लेते हैं किस तरह का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी, पहले तो आपसे सवाल होगा, मेटल में हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त तेजी दिख रही है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है और ये जो स्तर दिख रहे हैं तमाम बेस मेटल्स में, आपके प्रेफर्ड पिक कौन से हैं? बाजार को कुछ ज्यादा रिएक्ट हम देख रहे हैं इस पर नहीं कर रहा है, लेकिन आपके प्रेफर्ड पिक कौन कौन से है इस पर? हिसाब से देखिए, जो भी आज ये जो 24 से जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, आई थिंक तब से जो भी रैली आई है स्पेशली बेस मेटल्स में, आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द सप्लाई टाइटनेस। और जब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस लगे हैं, उसके बाद ये बहुत चिंता की बात हो गई है कि ये सप्लाई को लेके मार्केट कैसे बिहेव करेगा। और उस वजह से हमने सारे ही कमोडिटीज में, स्पेशली एल्यूमिनियम और निकल, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स रशिया में है और सैंक्शंस लगने की वजह से सप्लाई में कमी आएगी, उस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में एक तेजी आई है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो जब तक कंटिन्यू रहता है, तब तक मेरे हिसाब से इसमें तेजी बनी रहेगी। इनफैक्ट उसके बाद भी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है आगे चल के भी। तो मेरे हिसाब से दिस रैली इज हियर टू स्टे फॉर सम टाइम। लेकिन जैसे ही कोई रेजोल्यूशन निकल के आता है तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत इसमें एक करेक्टिव डिप आए, और वो करेक्टिव डिप शार्प हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए, न्यूज़ पे कंटिन्यूअस वॉच रहना चाहिए। जैसे ही कोई रेजोल्यूशन का न्यूज़ आता है तो आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक कमोडिटीज के बारे में अगर पूछे तो मेरा जो प्रिफर्ड पिक है वो कॉपर रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम निकल में ऑलरेडी एक तेजी आ चुकी है। यहाँ पर बाई करना हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। बट कॉपर में अभी एक ब्रेकआउट आया है, और अगर हम देखें तो जो पिछला हाई था 812 814, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहा है। और वो एक मेरे हिसाब से अगर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 900 तक भी जा सकता है ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से कॉपर एक प्रिफर्ड पिक होगा। अगर डिप्स आता है तो डिप में बाई कीजिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक 780 775 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाइंग जोन अराउंड 800 815 का होगा। और अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करना है तो मेरे हिसाब से 1815 1818 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। 830 835 का टारगेट होगा, और इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 805 806 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। तो निकेल और एल्यूमिनियम में एक रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं लगातार बनी हुई है। ऐसे में कॉपर में अभी भी कुछ जगह बाकी है तेजी की, तो वहां पर आप नजर रख सकते हैं। ये रविंद्र की राय होगी। हमें मेटल्स पर काफी सारे दर्शकों के सवाल भी इस बीच मिल रहे हैं। दीपेन, आपसे सवाल होगा। एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है निकेल पर। असम से गौरव जी ने हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं कि निकेल में इन स्तरों पर क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और पूजा, काफी समय बाद आपसे शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो काफी प्रसन्नता हो रही है। अगर हम आगे इनके दर्शक के सवाल की बात करें तो देखिए, आपको समझना ये होगा कि निकल अपने ऑल टाइम हाई के प्राइसेस के पास चल रहे हैं। एमसीएक्स में खास करके इंटरनेशनल प्राइसेस के ऑल टाइम हाई काफी दूर है अभी भी। और 2450 जो हमने 2008 के आसपास के पहले हाई देखे थे, उसके आसपास प्राइसेस पहुंच चुके हैं।
हैं। फिर भी अभी 10 से 15% की जगह है, लेकिन इंट्राडे में आप काफ़ी वोलेटिलिटी देख रहे हैं और हमारा मानना ऐसा है कि आज सेकंड हाफ में इवनिंग सेशन में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो अभी अवॉइड करें, वीकेंड पे ट्रेडिंग ना करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। और मंडे को क्या नए फैक्टर्स आते हैं, क्या नई अनाउंसमेंट्स आती है, वर्ल्ड ओवर का माहौल कैसा है, वो सभी चीज़ देख के मंडे की मार्केट की ओपनिंग देखने के बाद ही अगर आप ट्रेड दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली तेजी की तरफ ही लग रहा है। ओके जिगर जी, ये मेटल्स, बेस मेटल्स में आप क्या रणनीति सुझा रहे हैं, क्या ट्रेडिंग नजरिया आपका बन रहा है? और एक दर्शक का सवाल जी भी हमें आया है, कर्नाटक से समीर ने भेजा है। इनके पास एल्यूमिनियम है और 298 के लेवल्स पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की है। आपका क्या व्यू बन रहा है और इनको क्या राय देंगे? गुड इवनिंग। सी मुझे लगता है कि जिस तरह से जो बेस मेटल्स का करंट मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम है ये थोड़ा अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। निकल में, एल्यूमिनियम में काफ़ी रैली देख चुके हैं। निकल तो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो निकल से मैं थोड़ा अवॉइड रहने के लिए करूँगा कि थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आज शाम के सेशन में। बट येस, ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है। जब तक ये रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न्स है, अनसर्टेनिटी जो चल रही है, तो जब तक ये रहेगा तब तक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में ही रहेगा। तो बेस मेटल्स एज अ कॉम्प्लेक्स मुझे तेजी लग रही है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से आएगा, बट जो शॉर्ट टर्म बायस है वो तेजी का है। काफ़ी समय बाद 815 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है। तो जो भी करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस पे खरीदारी करके चलना चाहिए और तकरीबन 832 से 835 के भी लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे, तो गिरावट पे खरीदारी करने का मौका रहेगा, लेना चाहिए कॉपर में। एल्यूमिनियम स्पेसिफिक अगर बात करें, जो जैसे किसी ट्रेडर ने 298 पे करीब खरीद के रखा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट मिल रहे हैं अभी। मैं रिकमेंड करूँगा कि एल्यूमिनियम में तकरीबन 305 से 304 के करीब एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना चाहिए उनको, जो भी पोज़ीशंस है। मुझे लगता है कि 312 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं एल्यूमिनियम में। शॉर्ट टर्म में बायस पॉजिटिव है, इनकी खरीदारी काफ़ी निचले स्तरों पे है, तो स्टॉप ट्रेल करना ज़रूर से बनता है बिकॉज़ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो खरीदारी में बने रहे 312 के टारगेट के लिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 305। ओके, तो 312 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रविंद्र भी बता रहे थे कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी खबरें आती हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी इसका देखने को मिलता है। तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें अपना मुनाफा बचाने के लिए। कुछ एग्री कमोडिटीज से भी हमें सवाल आ रहे हैं। अमरावती से अशोक जी ने भेजा है, कॉटन केक ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 4500 तक जा सकता है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। एक अच्छी तेजी आई थी, अच्छी खासी तेजी कॉटन में भी देखने को मिली थी, बट इस वक्त अगर देखेंगे तो MCX कॉटन 37,000 के नीचे कारोबार कर रहा है और कॉटन केक जो है वो 3,125 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। दीपेन, आप सलाह दीजिए, कॉटन केक पर दर्शक का सवाल आया है, क्या करें, 3500 तक जा सकता है क्या, ये इनका सवाल है। जी, सबसे पहले तो मैं इनको काफ़ी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी कमोडिटी सिलेक्ट की है। इंसिडेंटली हमारी टॉप पिक भी एग्री कमोडिटीज में कॉटन ही है, कॉटन ऑयल सीड केक ही है टू बी प्रिसाइज। और अगर आप देखेंगे तो मसाले काउंटर्स में थोड़ी तेजी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए लग रहा है, लेकिन कॉटन ऑयल सीड केक काफ़ी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके साथ 2965, 2980 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। 3250, 3250, 3300 क्रॉस करने पे एक ब्लू स्काई टेरिटरी में कॉटन ऑयल चिटके के प्राइसेस चले जाएंगे, तो वहां पे फिर क्रूड ऑयल के जैसा एनी टॉप कैन बी द लिमिट, और 3500, 3600 कोई भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम से आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और आगे 3500 के टारगेट डेफिनेटली आप रख सकते हैं। ओके, तो चलिए 3500 के टारगेट डेफिनेटली आपको मिल सकता है, अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। ये राय आपको कॉटन केक में दे दी गई है। हल्का नरमी ज़रूर आई है, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्र, आपसे व्यू लेना चाहेंगे नेचुरल गैस पर भी। हम देख रहे हैं कि MCX नेचुरल गैस इस वक्त 364 के पास कारोबार कर रहा है, करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है और लगातार एक तेज़ी का ट्रेंड भी बना हुआ है। इस बीच एक दर्शक का सवाल भी आया है, नेचुरल गैस पर ही आया है, और जयपुर से योगेश जी ने हमें भेजा है ये सवाल, नेचुरल गैस में इस वक्त क्या करना चाहिए। तो आपका क्या आउटलुक बन रहा है नेचुरल गैस पर?
देखिए गैस में भी मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में भी आई थिंक एक अनसर्टेनिटी है क्योंकि रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस है उसमें नेचुरल गैस इज अनदर कमोडिटी व्हिच माइट गेट इम्पैक्टेड व्हिच इज गेटिंग इम्पैक्टेड इन फैक्ट। तो मेरे हिसाब से बट वोलेटिलिटी अगर देखें एज कंपेयर टू क्रूड या एज कंपेयर टू अदर बेस मेटल्स तो नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हुई है और एक दायरे में ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। अगर देखें तो ऊपर के लेवल पे 370 374 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे के लेवल पे अराउंड 330 328 का एक सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ही ट्रेड करेगा नेचुरल गैस जब तक कि हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलता, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट अभी हायर साइड रेजिस्टेंस के आसपास है, बट जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं करता दैट इज 374 ऑन अ सस्टेनिंग बेसिस, मेरे हिसाब से फिर से एक बार 350 355 तक का लेवल आ सकता है जो कि एक अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से 330 से 370 का रेंज में प्ले करना चाहिए। 372 374 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर 400 तक का लेवल भी हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं, 400 405 का जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और सिमिलरली ऑन द फ्लिप साइड अगर 330 ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये इसमें फॉल भी आ सकता है जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो नहीं आएगा अभी जब तक कि ये क्राइसिस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर डिप्स आता है टुवर्ड्स 350 352 आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर शॉर्ट करना है तो 374 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड के ट्रेड्स आपको बता दी गए हैं, लेवल्स पर नज़र रखें और अपनी रणनीति आप यहाँ पर बना सकते हैं। खरीदारी करनी है तो कोई भी डिप आता है तो वहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें भेजा है हिमाचल प्रदेश से खुशहाल ठाकुर ने। इनके पास गोल्ड है, एक लॉट है और 51,740 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है। जिगर गोल्ड पर क्या व्यू बन रहा है आपका? और खुशहाल जी ने जो सवाल भेजा है 51,740 इस लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था, क्या करना चाहिए? गोल्ड में काफी एक सस्टेन्ड अप मूव तो आया है, नो डाउट प्राइसेस हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ इनको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो गोल्ड का ओवरऑल मोमेंटम है ये साइडवेज टू पॉजिटिव है, तो इनके लिए अगर जो स्टॉप लॉस रिकमेंडेशन होगी वो तकरीबन 51,650 के बिलो का एक स्टॉप मेंटेन करना होगा। और काफी नजदीक का स्टॉप लॉस इसीलिए है बिकॉज आज शाम को जो एनएफपी के डेटाज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने देखा था कि पिछले यूएस से कुछ डेटाज है, खास करके जो एडीपी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो चेंज है वो डेटा काफी पॉजिटिव आया था, तो वहां से गोल्ड में थोड़ा बहुत दबाव आता हुआ दिखा था। और दूसरी तरफ रेट हाइक्स के भी कंसर्न है फेड की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स है जो गोल्ड की शायद थोड़ी बहुत अपसाइड है वो कैप करके रख सकता है। बट अगेन जो अनसर्टनिटी है वो प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। जो ट्रेंड है उसी वजह से प्राइसेस में पॉजिटिविटी है, ईटीएफ्स में फ्लोस काफी ज्यादा है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है पॉजिटिव है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बिकॉज ऑफ द डेटा एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। बट यस, जो बायस है वो पॉजिटिव है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड का जो अपसाइड का मोमेंटम है वो तकरीबन 52,350 से 52,500 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 51,650 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके गोल्ड में खरीदारी बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय दे दी गई है। 52,300 से 500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक दर्शक ने गोल्ड में कुछ कॉन्ट्रा कॉल ही लिया हुआ है, 49,980 पर इन्होंने बेचा हुआ है गोल्ड को। दिपिन, आपकी क्या राय होगी? हम तो सोने में लगातार देख रहे हैं, तेजी की बात कर रहे हैं, बट थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा है इस बीच। इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 49,980 के लेवल्स पर बेचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेडिंग ना करें आगे से, ये सबसे पहली सलाह होगी। चाहे गोल्ड हो या कोई भी कमोडिटी हो, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई भी एक्शन आप मार्केट में ट्रेडिंग की तरफ लेते हैं तो उसको स्टॉप लॉसेस के साथ लें। अभी जैसे हमने बताया कि इवनिंग सेशन में हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, तो ये पूरी ही कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के लिए है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इवनिंग सेशन में आ सकता है, तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आप आज के हाई को अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो फिर एक और थोड़ा रिस्क लेके मंडे की ओपनिंग देख सकते हैं और उसके बाद मंडे के 1 घंटे के
हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। बट हमारी सलाह यही होगी कि जब भी ऐसे कोई वॉर के सिनेरियो होते हैं तो येन करेंसी में और गोल्ड एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है जो जहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है, और फिर जियोपॉलिटिकल रीजन के हिसाब से कमोडिटीज में तेजी आती है। बट गोल्ड और येन दोनों ही डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं रिस्क ऑफ ट्रेड्स के। तो अगली बार अगर कोई ऐसी वॉर की सिनेरियो आती है तो कम से कम गोल्ड को शॉर्ट करना अवॉइड कर सकते हैं। ओके। तो गोल्ड को शॉर्ट करना फिलहाल अवॉइड करें, थोड़ा रिस्की ट्रेड यहाँ पर हो सकता है, और अगर आप कर भी रहे हैं इस माहौल में तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं अपना नुकसान से, किसी भी तरह का नुकसान से बचने के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और एग्री स्पेस से ही ये सवाल हमें आया है। रविंद्र जी, आपसे सवाल होगा। राजस्थान से अनूप सिंह ने हमें भेजा है और सरसों पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? सॉरी पूजा जी, सरसों ट्रैक नहीं करता हूं तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ऑल राइट। नरेश कुमार जी ने भी एक सवाल भेजा है। अगला सवाल, ये जिंक 302 पर इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं इस वक्त, और ये जो शॉर्ट करने की पोजीशन इन्होंने ली है इस वक्त इस माहौल में, क्या ये सही है? क्या करना चाहिए इनको? वेल देखिए, जिंक जैसे मैंने बताया कि जब तक कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, आई थिंक तब तक थोड़ा सा शॉर्ट करना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन बेस मेटल्स जो भी इम्पैक्टेड कमोडिटीज है, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर हो गया। लेकिन एक इसमें एक थोड़ा सा इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि प्राइसेस एक रेजिस्टेंस पर है एलएमई पर। एलएमई में 4030 से 4050 डॉलर का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, बट इनका जो सेलिंग लेवल है वो बहुत नीचे है, 302। आई थिंक ही इज अराउंड 28 रुपीज आउट ऑफ द मनी, अभी 330 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक करेक्टिव मूव पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर ये वॉर और एस्केलेट होता है तो फिर इट माइट स्टिल कंटिन्यू टू मूव हायर। तो मेरे हिसाब से आप अराउंड यहाँ से 335 336 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए पोजीशन को, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड मत कीजिए। और अगर नीचे आता है तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और आपका लॉसेस कम कीजिए, और जैसे आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई थिंक इट इज बेटर टू एग्जिट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस के पास में है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव डिप आए, बट ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 335 336 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। ओके। ये रहा सरसों पे, माफ़ कीजिएगा, जिंक पर आपको दे दी गई है। थोड़ा आपको नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें और ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए। सरसों पर दीपेंद्र जी आप सजेस्ट करिए, क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, अभी जो भी सजेशन हम देंगे ये प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए होगा, बिकॉज एनसीडीएक्स पे ट्रेडेड नहीं है, लेकिन फिजिकल मंडी में काफी अच्छा काम हो रहा है। अगर आप एनसीडीएक्स के प्राइसेस की बात करेंगे तो सिर्फ सरसों ही नहीं, जितने भी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स है वो सभी भी तेजी में है, बिकॉज जो भी हम इंपोर्ट ऑयल का कर रहे हैं रशिया की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से, वो काफी डाउन हो चुका है। इंपोर्ट के 50% इंपोर्ट डाउन होने की आशंका है, तो इससे प्राइसेस में डेफिनेटली आपको डिमांड बरकरार होते हुए तेजी देखने मिल सकती है। तो जो 7000 के लेवल्स अभी हाल फिलहाल मंडी में चल रहे हैं, इसमें आपको और थोड़ी तेजी देखने मिल सकती है। नॉट टू फॉरगेट कि हमने पिछले 2 साल में सरसों के प्राइसेस ऑलरेडी डबल होते हुए देखे हैं। जो 5500 4000 के लेवल्स के थे वो 8500 से अभी प्रॉफिट बुकिंग में 7000 के आसपास आए हैं। हमारा मानना ऐसा है कि अभी भी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में काफी अच्छी तेजी है, और अगले 1 से 2 साल आपको और तेजी का माहौल ही देखने मिलेगा। तो अगर आप थोड़े लंबे नजरिए के निवेशक हैं तो सरसों में जो भी डिप आती है, समझिए 6500 6400 के आसपास, तो वहां पे आप बाइंग करके ही चल सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो ये राय सरसों पर आपको दे दी गई है। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। सभी गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र जी आपका, रविंद्र जी आपका और जिगर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें